The new classical period 1660 to 1785। ज्यादा इसमें कुछ चीजें ऑलरेडी बता चुके हैं। न्यू क्लासिकल मतलब नया क्लासिकल, क्लासिकल मतलब पुराना, पुराना मतलब वो लिटरेचर जो एंसेस्टर से कॉपी किया गया। एंसेस्टर मतलब वो लोग जो ग्रीक और रोमन्स ओल्ड राइटर थे। ठीक, चलो और गहराई से जाएं तो मीन्स आर्टिफिशियल ऑफ राइटिंग ऑफ दिस एज। इस एज में ओरिजिनल राइटिंग नहीं लिखी गई। क्या हुआ? कॉपी पेस्ट किया गया। तुम कहोगे कॉपी पेस्ट कौन पढ़ता होगा? जैसे मान लो अ, तुम लोगों ने खैर वो समय नहीं देखा। हम लोग के टाइम पे एक समय चलता था कि किसी ने कार्ड डाउनलोड करवाया, कार्ड में एंट्रीज करवाई, अंदर है ना, उन्हें करवाई। दूसरा व्यक्ति उससे क्या ब्लूटूथ से ले लिया करता था गाने, या कार्ड अपने मोबाइल में फंसा के कॉपी कर लेता था। कहाँ से सॉन्ग वही, और इंटरनेट जैसी चीज चलती नहीं थी। सॉन्ग्स सब लोग बाकायदा सुनते थे, ये चीज हुआ करती थी, मूवीज हुआ करती थी। लेकिन ये चीजें यूट्यूब से नहीं, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे नहीं होती थी। सिर्फ आपको ऑफलाइन ही लोगों से लेनी होती थी। अक्सर लोग दूसरे का मोबाइल जब लेते थे ना, तो क्या करते थे, चेक करते थे कि कौन सी नई नई मूवी भरी है, गाने क्या क्या है। अगर अच्छा हुआ, भैया तो उसने बेटे रिश्तेदारी में गए बतिया रहे, यार वे सेंड तो कर दे। तो व्हाट्सएप से सेंड नहीं होते थे, ब्लूटूथ चालू कर, ब्लूटूथ चालू। अगर कोई कार्यक्रम में 2 घंटा बैठे कि भैया तो मूवी कर दो और सेंड, तो घंटा लग। मोबाइल से मोबाइल ही बता रहे हैं। नहीं, वो कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है, पहले तो मोबाइल ही मोबाइल होता था। फिलहाल तो ओल्ड चीजों का सेम टू सेम कॉपी चल रही थी इस एज में। ठीक, बता दिया है ग्रीक और रोमन्स लिटरेचर का। अब देख ले, ये हो गया। मच अटेंशन इज पेड टू टेक्निकल परफेक्शन रेदर देन इनोवेशन और नेचुरल जीनियस। एक वर्क लिखा हुआ है, एक दूसरा वर्क लिखा जा रहा है। तो ये जो दूसरा वर्क है ना, ये कॉपी जरूर है, लेकिन पता है इस पे क्या हो रहा है, इसकी टेक्निकल इश्यूज पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसके टेक्निकल पार्ट पे। जैसे मान लो यहाँ पैराग्राफ अच्छे नहीं लिखे, इधर अच्छे लिखे जाएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज बकवास सी थी, लैंग्वेज यूज करी जाएगी। यहाँ कुछ मिस हो गया, यहाँ इसको संभाल दिया। समझ रहे? कहानी को, कहानी वही है, उसको परफेक्ट रूप शेप में दे दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है आज जो सीरियल्स आते हैं ना भगवानों के, वो पहले सीरियल मतलब पहले कहानियां जो थी वो वैसी थी। आज उन कहानियों को कितनी शानदार पर्दे पे कितना सजावट करके दिखाया जाता है। मान लो कि राधे कृष्ण की कहानी को देख लो, कृष्ण की, तो पहले अरे बना देते थे, हो गया और नाटक हो गया, ड्रामा परफॉर्म हुआ करते थे ऐसे स्टेज पे गांव गांव, लोग कहते थे अरे हो गया। अब आजकल रिकॉर्डिंग होती है टीवी पे, टीवी के लिए तो बहुत तैयारी होती है, बहुत सजावट होती है। ठीक, ये सारी चीजें। चलो, जनरल सेटल है।
सोफेस्टिकेटेड का देखना, ठीक। तो ह्यूमन बींग्स आर गिवन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव के द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें दो धारणाएं चलती थी, आर्ट फॉर मैन सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक। कला कला के साथ और कला इंसान के साथ, इन धारणाओं पे बात चलती थी। जनरल रेदर देन द इंडिविजुअल क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर गिवन मोर, सामान्य क्वालिटियों की अपेक्षा व्यक्तिगत क्वालिटी पर ध्यान दिया गया। सामान्य क्वालिटी क्या होती है? हम सब ह्यूमंस हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं ना, होते हैं। जनरल क्वालिटी हो गई। इंडिविजुअल क्या हो गई? तुम अपना काम करती हो, ये अपना काम करती, तुम्हें कुछ पसंद है, इन्हें कुछ पसंद है, हमें कुछ और पसंद है, ठीक। इस एज पे इस बात पे ध्यान दिया गया। चलो फिर, सोफिस्टिकेशन इज इन थॉट, विचारों में कृत्रिमता और स्टाइल को महत्व दिया गया, एम्फेसाइज किया गया, मतलब जोर दिया गया, ठीक। विचारों में कैसी कृत्रिमता? कोई वर्क लिखा है, वर्क को अपने तरीके से वो बनाना। आज के समय में ये सबसे ज्यादा हो रहा है। जितने भी पुराने ग्रंथ है ना, उनकी सबकी फोटो कॉपी पेस्ट हो रही, मूवीज तक कॉपी पेस्ट आ रही हैं। जो व्यक्ति मिलेनियन जनरेशन का है ना, उस बंदे को तो ये सब फनी लगता है, पूरा सारे गाने 90% सॉन्ग मिक्स आ रहे हैं। ये धुरंधर मूवी 2 तक आई है ना, उसमें भी जो गाने हैं ना, अच्छे अच्छे गाने हैं, वो नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने हैं। इनने कॉपी करके ना उसको क्या खतरनाक वे में बना दिया। वो एक सॉन्ग है ना, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, वो नुसरत फतेह अली खान का बड़ा ही शानदार गाना है, और इसको देखो क्या बना दिया आज के समय में, कह दिया। उस मूवी में 2-3 गाने ऐसे हैं कि पूरा कॉपी करके ही उन्हीं से उठाया, बिल्कुल ये है। मतलब बस म्यूजिक नया डाल दिया, शब्द वही रहेंगे। तो ये भी एज भी ऐसी ही है, ठीक। इसके अंदर 3 एजेस हैं, याद हुई होंगी। रेस्टोरेशन 1660 to 1700, ऑगस्टन 1702 to 1745, सबसेंस 1745 to 80, ठीक। चलो अब यहाँ से सारी चीजें, अब कहानी में थोड़ा सा जो ट्विस्ट वाली चीजें है ना, वो समझ लें। क्रोमवेल के आते ही चार्ल्स सेकंड को यहाँ इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। चार्ल्स सेकंड को इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। अब समझना, चार्ल्स सेकंड चार्ल्स फर्स्ट का लड़का था। पब्लिक ने मोनार्की को क्या बोल दिया था कि मोनार्की नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो चार्ल्स सेकंड ने बुरा समय देखा था, मतलब कहते ना कि अय्यास बाप की सुधरी औलादें होती हैं, क्योंकि भूख चुकी रहती है, या तो वो वहां बिगड़ी रहेंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ रिलेटिव हैं, उनके पिताजी बहुत वाहियात, उनकी मुड़ी मुड़ा बहुत बिगड़ गए, वे उनसे ज्यादा डरे रहे थे। घर में इतनी शाम को ऐसा युद्ध होता है, कोई कोई को नहीं खाए, खाना पता चल अच्छुमन एक दूसरे थाली में फेंक के मार दी। एक बाप के 2 लड़का हैं, दो एक दूसरे में दे रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों में लड़ाई होती रही थे, मदारी भी चिल्ला के थक गई। एक रिश्तेदार है ऐसे, कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं जिनके पिताश्री बिगड़े, बच्चा बिल्कुल साइलेंट साइलेंट, वो बहुत आगे निकल गया।
अपनी लाइफ में। सिर्फ वजह है वो कभी बोला ही नहीं उनसे। ये होता है अक्सर, है ना। तो चार्ल्स सेकंड अपने पिता जैसा नहीं था, वो फ्रांस भाग गया। अच्छा, फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध चल रहा था, तो फिर फ्रांस ने उसको शरण क्यों दी होगी? एक चाणक्य की एक थ्योरी है, याद हो तो, थ्योरी ये कहलाती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक, तो इस वजह से फ्रांस में उसको शरण मिल गई और वो वहां रुक गया। इंग्लैंड में यही चल रहा था, चार्ल्स सेकंड को एग्जीक्यूट किया गया, फिर ओलिवर क्रॉमवेल भी मर गया, रिचर्ड क्रॉमवेल को भी हटा दिया गया। पब्लिक ने सोचा फिर से राजा चाहिए, चार्ल्स सेकंड को फिर वापस बुलाया। चार्ल्स सेकंड के बाद कहानी ये होती है कि उसकी डेथ के बाद जेम्स सेकंड, ये भी चार्ल्स फर्स्ट का ही लड़का था, चार्ल्स फर्स्ट का ही लड़का था जो यहीं इंग्लैंड में था। इसको राजा बनाया गया चार्ल्स सेकंड के बाद। ठीक, इस भैया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया गया नीचे, कौन के लड़का थे, कौन के कहा थे, मतलब इसका नहीं, के बाद वाले का। तो ये कहानी रही। ठीक, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन अक्सर ये पूछा जाता है कि ये कब हुआ था। इसको पता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रैकेट में जो लिखा है उसका मतलब समझो। महान क्रांति, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। क्रांति जब भी हुई है ना, हमेशा खून बहा है कई लोगों का। क्रांति जब भी हुई है, खून बहा है लोगों का। सिर्फ जेम्स सेकंड ऐसा राजा था कि जिसको डिथ्रोन करने में कोई खून नहीं बहा। कहते हैं कि बिना एक रक्त की बूंद बहे, है ना, राजा बदल दिया गया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जेम्स सेकंड को पूरे सम्मान के साथ उतार दिया गया कि अब तुम निकल लो, है ना, नहीं तो अब भाई कुचला कर दे जो। हाँ, नहीं, बात याद करो, वो पूरा समय ये है कि यहाँ पे पार्लियामेंट आ चुकी है। पार्लियामेंट को अगर वो चीज अच्छी नहीं लग रही तो क्यों रहने देगी किसी को? इसलिए ये किंग्स को हटा दिया जाता है अक्सर। ठीक, फिर आते हैं विलियम थर्ड, है ना, मैरी के हस्बैंड, जेम्स सेकंड के सुपुत्र, और ये इनकी इनकी डेथ तक उस पर राज करते हैं। ये एज थी रेस्टोरेशन, तो नहीं, विलियम, हाँ, जेम्स सेकंड की डॉटर थी मैरी, मैरी का हस्बैंड विलियम थर्ड, है ना। जेम्स सेकंड वही पीछा वो ऊपर वाले कैथोलिक, तो भी बहुत बहुत नाटक हुआ था, क्योंकि कैथोलिक की बेटी कैथोलिक रहेगी और किसी प्रोटेस्टेंट से शादी कर ले तो नाटक तो होना ही है। जब जब धर्म दो भागों में बटा है ना, क्या नाश हुई है, बहुत बहस हुए हैं। ये इंग्लैंड में रहा। अब जो लोग इस बात का गुणगान गाते हैं ना, किस बात का, देखो, भारत में एक चीज चलती है, लोग बढ़िया कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि भारत वाहियात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देवी देवता हैं। जो नास्तिक लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं तो भारत वाहियात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ईश्वर के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे देव देवता, बहुत सारे चोचले हैं, और वो अपनी बात आधे अधूरे पे छोड़ देते हैं और ये भी बोल देते हैं कि देखो दुनिया भर में नहीं, इसलिए पूरी दुनिया आगे है। अक्सर ये तुमने कई लोग मुझे सुना होगा कि भारत अपने इस धार्मिक रवैये की वजह से पीछे है, अमेरिका आगे है, यूरोप आगे है। देते हैं ना, बड़ा तर्क देते हो, लोग इस तर्क को बड़े ताकत से विश्वास कर लेते हैं और किसी के पास सच में इसको काटने की हिम्मत भी नहीं होती। जबकि हकीकत पता क्या है, पूरी दुनिया में ये चोचले भरे हुए हैं।
इस बात का तरक्की से कोई संबंध नहीं। पूरी दुनिया में बहस हुई है धर्म के नाम पे, आज भी चल रही हैं। अगर आप किसी भी धर्म को उठा के देखोगे ना, उसमें ऐसी बकवास चीजें मिलेंगी, बहुत सारी बकवास चीजें मिलेंगी। हम ये नहीं कह रहे कि सब सारी चीजें बकवास मिलेगी, कुछ चीजें बकवास अवश्य मिलेगी। तो यूरोप ने भी बहुत झेला है, लड़ते रहते थे सेम बात पे। ठीक, ये रहा वहां पे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। कुछ चीजें अपने को याद रखनी पड़ेंगी, बहुत जरूरी है, जो मतलब इस एज की पहचान है। देखें, बिल्कुल टिप ऑफ द टॉप वाले पॉइंट है ये। प्यूरिटन्स के खिलाफ, पहला पॉइंट बोलता है प्यूरिटन्स के खिलाफ एक सामान्य रिएक्शन बन गया कि ये लोग बकवास होते हैं। दूसरा, दो पार्टीज बनी, विंग्स और टॉरी। विंग्स किंग के अगेंस्ट थी और प्यूरिटन्स को, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करती थी, अगेंस्ट द किंग फॉर द प्रोटेस्टेंट। हाँ, विंग्स अगेंस्ट थी किंग के और प्रोटेस्टेंट के, तो इसका मतलब विंग्स कैथोलिक होंगी। विंग्स क्या होंगी? कैथोलिक। और टोरीज हैं, वो किंग को सपोर्ट करती थी, है ना, एंड द कैथोलिक्स। अलग अलग कहा, देखो, द विंग्स वर अगेंस्ट द किंग फॉर द प्रोटेस्टेंट। हाँ, विंग्स जो थी वो किंग के अगेंस्ट थी और प्रोटेस्टेंट के साइड थी। मतलब किंग कैथोलिक था और टोरी सपोर्ट द किंग। तो जो टोरीज थी वो क्या बोलते हैं, किंग्स के साथ में थी, है ना, और कैथोलिक थी। बात उनने घुमा के थोड़ी सी बोली है, सरल भाषा में विंग्स लोग कैथोलिक थे। ठीक, कोई भी एक बात पकड़ लो इसमें से। फिर जेकोबाइट्स राइजिंग, जेकोबाइट्स कौन होंगे? जो जो जेम्स को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो जेम्स कौन था? बात करो। ठीक, कैथोलिक्स ऑफ आयरलैंड वर who were led by James II fought against William's soldiers and were defeated। जेम्स की लड़ाई विलियम्स के सोल्जर से हुई और हार गया। जेम्स कैथोलिक हार गए, जीत किसकी हुई? विलियम। कहाँ के? इंग्लैंड के किंग। इंग्लैंड में जेम्स था, सॉरी जेम्स नहीं, विलियम था। इंग्लैंड का किंग विलियम था, आयरलैंड का किंग जेम्स था। जेम्स आयरलैंड का था नहीं, भाग गया था। क्यों? कैथोलिक्स को इंग्लैंड में रहने नहीं दिया जा रहा था। भाग जाओ तो ऐसे, नहीं तो मार मुर्दा जी हो। याद करो वो टाइम, तुम पीछे ही पड़ा है, तुमने थोड़ा सा भूल गए तुम लोग। ब्लड लेस रिवॉल्यूशन, समझ गए? तो उसको कहा था, तुम मारते मारना ही रहता, शांति से भाग जा, गद्दी छोड़ो, नहीं तो जितना बड़ा किंग उतनी खतरनाक मौत। फिर 1662 में रॉयल सोसाइटी वाज फाउंडेड ऑफ promote scientist research। Sir Isaac Newton was a member of it।
एक रॉयल सोसाइटी बनाई गई जो किस चीज को करती थी प्रमोट? साइंटिफिक रिसर्च को। पहली बार लोगों ने एक खुला मंच बनाया जहां पे अब साइंस की बातें होंगी, पहली बार। तो मतलब क्या हुआ? देखो, रॉयल सोसाइटी वो संस्था थी जिसने पहली बार ओपनली साइंटिफिक इन्वेंशन को प्रमोट किया था। मतलब जो लोग अभी तक सिर्फ जो बाइबल की और जो झूठी कहानियों पे लगे रहते थे ना, अब साफ कह दिया गया था कि अगर कुछ हो रहा है साइंस का तो मतलब उस पर ध्यान दिया जाएगा। और किंग भी इस बात के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ना ही कोई चर्च। लोग जो कर रहे हैं करने दो, हम उनकी बातों को रिसर्च करेंगे। और इसी वजह से इंग्लैंड में इसके बाद कोई साइंटिस्ट कभी मरा नहीं। ये सोसाइटी में जैसे वो बंदा पहुंचता था, साइंटिस्ट लोग उसको समझते थे। किसी भी थ्योरी को झूठ नहीं माना जाता था, उस थ्योरी के प्रमाण मांगे जाते थे। आज जैसे हम कह दें कि पृथ्वी गोल नहीं स्क्वायर शेप में है, तो वो हंसेंगे नहीं इस बात पे। अभी हम तुमसे कहें या हम मोहल्ले में जाके या किसी भी टीचर से जाके हम कहें सर आप गलत हो, जो अर्थ है वो स्क्वायर शेप में है, चौकोर। डंडा उठाकर 218, दो हम मत हैं, दो तुम मत हैं, है ना। और ज्यादा बहस होगी तो कहेंगे तो निकल जाते ऐसे, खड़ो मत रहिए। हम पता चले कोई तो पुलिस वाले को तो कहें अरे यार जब गलत बात, स्क्वायर है ना पृथ्वी, दो डंडा बेच दे हैं, मोहम्मद रख। लेकिन एक व्यक्ति हमारा सपोर्ट करेगा, वो पता कौन है? वो है जो रिसर्चर्स होते हैं। वो कहेंगे एक मिनट कैसे? अब हमें मिला मौका, पहले तो हमने अपना तर्क दे दिया, हम बोल नहीं पा रहे, अब हमें मौका मिला, हम कहेंगे ऐसे। अब वो हमसे करेंगे उस चीज पे बहस, हम एक्सप्लेन करेंगे, वो कहेंगे। अगर हम समझा पाए तो फिर कहानी आगे बढ़ गई, और नहीं तो फिर पकड़ के ले जाओ, गलत ज्ञान फैला रहा है। ठीक है, रॉयल सोसाइटी ये थी। और ये हम इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया का वन ऑफ द ओनली पर्सन, एक ही व्यक्ति इस सोसाइटी तक पहुंच पाया था। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, एक ही व्यक्ति पहुंच पाया था इस सोसाइटी तक। उस समय मतलब यूरोप की सबसे बड़ी साइंटिफिक सोसाइटी हुआ करती थी। और आइजैक न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनने जो बुक लिखी ना, आज तक उसका कोई उसको सॉल्व नहीं कर पाया। उसकी मैथ्स कोई सॉल्व नहीं कर पाया, वो लिख के चले गए, उस लोग सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन है वो बुक जीनियस, बहुत जीनियस बुक है, खतरनाक है। उस सोसाइटी को याद रखना, ये नेट के एग्जाम में आ चुकी है का डेट 1662। और हमारे इंडिया का जो पर्सन गया था ना, उस बंदे का नाम था एस रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन, द फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न मैथ्स। समझ गए? ओनली 32 की एज में डेथ हो गई थी उनकी, 32 में। तो चले तो वो 25 से 27 के आसपास ही थे। इंग्लैंड तो नहीं कर पाए, उस मैथ को कोई सॉल्व नहीं कर पाया। आज भी रिसर्च के लिए रखी है ओपनली, नेट पे अवेलेबल हो जाती है वो बुक। लोग कहते हैं हो हिम्मत तो कर लो, क्रैक कर दो उसको। ऐसे थे न्यूटन और उसके मेंबर। तो रामानुजन के टैलेंट को लेकर समझा गया। सोचो इंडिया के कहा छोटे से एक गांव से बंदा कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा। और उसकी कई बार इंडिया के लोगों ने रामानुजन को नेग्लेक्ट किया, कहा कि यार ये इंसान मूर्ख है,
कई बार लोगों ने बोला कि यार देख तेरी मैथ हमें समझ में आती नहीं। अच्छा उसने एक और बात बता दे, उसने स्कूल में पढ़ाने का भी ट्राई किया, वो टीचर का काम भी कोशिश करी उनने, मालूम क्या कहा गया, आता नहीं है कुछ। स्कूल से स्कूल प्रिंसिपल ने उनको भगा दिया कि तुम्हारी मैथ्स किसी को समझ नहीं आती, तो कुछ गड़बड़ है। ऐसे नहीं चलेगा, अच्छे से पढ़ाना सीखो नहीं तो सॉरी। बैंक में जॉब की, बैंक में भी इनको ज्यादा पसंद नहीं किया गया। फिर एक दूर के मित्र थे, उनने छोटा सा काम दिलवाया किसी राजा के यहाँ, हिसाब किताब जबरदस्ती सिफारिश कर कर भैया कर लेगा यार, बच्चा है छोटा है अभी कर लेगा, वो सीख जाएगा। कई गलतियां करी, मतलब रिकॉर्ड में गलती नहीं करी, दूसरे मामलों में कहा कि माफ कर दो। तो कई बार उस बंदे ने इनके टैलेंट को समझा, कई बार लोगों को बताया कि यार ये ऐसे लिख मैथ से लिखता है, तो कईयों ने फेंक दी, एक सही आदमी के हाथ लग गई। तो कहा मिलना है मुझे, रामानुजन से मिले, नोट्स इस एकेडमी में भेजे। यहाँ पे थे सर हार्डी, हमने पढ़ा, 1 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। इंडिया में लोगों ने समझा कि जो इंसान बकवास ही है। 1 महीने बाद हार्डी रामानुजन के लिखे वो नोट्स, वो थ्योरम सॉल्व कर पाए। खुद हार्डी जो सोसाइटी के मेंबर थे, उन्हें 1 महीने लगा कि रामानुजन ने ये क्या लिखा है। फिर बुलाया, लेटर पे लेटर भेजे इंडिया, एक लेटर 2 महीने में पहुंचता था। रामानुजन के लिए करा कि जल्दी इंग्लैंड बुलाओ उसको। बाकी इस सोसाइटी के कोई मेंबर एग्री नहीं थे कि रामानुजन से मिला जाए, क्योंकि वो नॉन ब्रिटिश था, मतलब ब्रिटिशर के अलावा वो लोग किसी को महत्व नहीं देते थे। और ऊपर से एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी गुलाम देश का है, और एक गुलाम ही है, ब्लैक है, लेकिन वो सर हार्डी पीछे पड़ गए। और मरने से जस्ट 6 महीने पहले इनको एज अ ओनरशिप इसकी मेंबरशिप दी गई। लास्ट फोटो खुशी के आंसुओं के साथ उनके चेहरे पे वही थे। बहुत संघर्ष किया, वहां भी मेंबरशिप थोड़ी ना मिली थी। तो कई लोगों ने चेक किया था कि ये थ्योरम बताओ सॉल्व करके, ये थ्योरी सॉल्व करके बताओ, ओरल नहीं, रिटर्न। रात रात भर कहते हैं, एक दिन उन्होंने एक रात में 200 पेज लिखे थे। ये थ्योरी उनने वो रात में, एक दिन रात में सॉल्व करते थे, लोग उसको महीने जज करते थे ये लोग सब। लेकिन फाइनली सबको इकट्ठा होकर मजबूर होना पड़ा कि नहीं, रामानुजन में बात है। ये थी सोच, एक छोटा सा शब्द अपने लिए बहुत बड़ी दास्तान। ये 2 पॉइंट और देखो, प्रेस को फ्री कर दिया गया, हर एक को बोलने की आजादी दे दी गई। अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्टिकल 19, द बिल ऑफ राइट अडॉप्टेड इन 1689 curtail the monarch power, increase parliament power। बहुत बढ़िया, एक ऐसा बिल लाया गया जिसमें राजा की शक्तियां और कम कर दी गई और पार्लियामेंट की ताकत और बढ़ा दी गई। इतना हैवी लोड दे दिया गया, तब पार्लियामेंट तो डंडना डंडन। ठीक, इसको यहीं पे समाप्त कर दें। ओवर।